बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आर्मी चीफ़ की 2 दिन लाहौर में मसरूफियात थी, उनकी मुलाकातें रहीं। उनकी जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी मुलाकातें हुई और जो रिटायर अफसरान हैं उनके साथ भी मुलाकातें हुई। मेजर हारिस की इयादत के लिए भी वो गए, उनका भी पता किया, वो ज़ख्मी थे। अब ये जो हाजिर सर्विस जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ जो मुलाकातें हैं उसमें तो ज़्यादा खबरें हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जो रिटायर अफसरान हैं उनको बड़े शिकवे और गिले भी थे और पिछले दिनों वो ये गिले और शिकवे करते रहे हैं। वो ये समझते रहे हैं कि पाक फ़ौज को ये जो पाकिस्तान के अंदर घिनौना खेल खेला गया कि एक बैरूनी साजिश के नतीजे में एक हुकूमत को गिराकर पैसे के इस्तेमाल से दूसरी हुकूमत बना दी गई, पाक फ़ौज को इसको रोकना चाहिए था। जबकि पाक फ़ौज का ये कहना है कि वो रोकने में और करने में दोनों में शामिल नहीं थे। उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल किया और उसके नतीजे में पैसे के अंधाधुंध इस्तेमाल से और बैरूनी साजिश के नतीजे में एक हुकूमत गिर गई और दूसरी हुकूमत बन गई और पाक फ़ौज ने अपने आप को इस सारे से बाहर रखा। जो रिटायर अफसरान थे उन्होंने एक बड़ी मुहिम भी चलाई थी, जितने उनके ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी वो बात कर रहे थे। अभी आर्मी चीफ़ के हवाले से जितनी खबरें आई इस बारे में वो सारी डिलीट हो चुकी हैं, ज़्यादातर उनमें से डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो खबरें हैं वो अभी भी बाकी हैं और उनके ऊपर बातचीत भी हो रही है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। एक तो पाकिस्तान फ्रंटियर ने जो खबर छापी थी उसको उन्होंने डिलीट कर दिया है और मुमकिन तौर पे उनको कहा गया होगा इदारे की जानिब से कि ये ऐसी मीटिंग नहीं है जिसको ऑनर किया जाए। कुछ फैक्ट्स गलत भी हैं, कुछ ठीक भी हैं, कुछ जो रिटायर अफसर बताते भी हैं, कुछ अंदर ओथ भी हैं, वो कहते हैं जी हम नहीं बताना चाहते। लेकिन जो चीज़ें आई सामने मैं आपको बता देता हूँ। सही और गलत का तायुन तो वक्त करेगा, लेकिन उसके अंदर ये यहाँ तक रिपोर्ट हुआ, मैं कह नहीं रहा और मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा कि आर्मी चीफ ने ये कहा, लेकिन ये चीज़ें रिपोर्ट हुई सोशल मीडिया के ऊपर, लगातार रिपोर्ट हो रही हैं। जैसे इससे पहले लोग अपनी अपनी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, ऐसी ये चीज़ें भी रिपोर्ट हो रही हैं। इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि आर्मी चीफ साहब ने इसका इजहार किया इस पॉसिबिलिटी का कि इमरान खान साहब इस मकबूलियत में दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। यानी 4 घंटे तक उनकी ये मुलाकात हुई है, सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। अब चूंकि जब आप सवालात को नहीं सुनते तो आपको समझ नहीं आती कि वो जवाब जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में था। यानी अगर कोई सवाल पूछे कि क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, मकबूलियत उनकी बहुत बढ़ गई है, तो आर्मी चीफ अगर ये कहते हैं कि जी बिल्कुल बन सकते हैं जो आप देख रहे हैं बाहर हालात, तो अगर खाली आप जवाब लेंगे तो उससे कोई और तासुर बनेगा, सवाल के साथ लेंगे तो आपको और तासुर बनेगा। तो 4 घंटे की मुलाकात को पूरा तो रिपोर्ट किया नहीं जा सकता, तो मेरे ख्याल में इसीलिए इसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और फौज ने इसको क्यों ज़रूरी समझा। देखें, फौज के ऊपर एक बड़ा संगीन एलिगेशन लगा है। एक तरफ तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो गिरी है इसके पीछे फौज का हाथ है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो हुकूमत गिरी है इमरान खान साहब की, इसको फौज रोक सकती थी, लेकिन फौज ने वो घिनौना खेल जो पाकिस्तान में खेला गया उसको खेलने दिया, उसके अंदर कोई रुकावट नहीं डाली और जो एक अमरीकी मुदाखलत थी उसको होने दिया और उसको रोकने के लिए फ़ौज जो किरदार अदा कर सकती थी, जिस तरह पैसा चल रहा था, जैसे पैसा इस्लामाबाद में पहुंचाया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये एक सवाल का जवाब ही ढूंढ लेना आर्मी और ये पता करेंगे ये पैसा इस्लामाबाद में कैसे पहुंचा है, तो इसी में बहुत सारे सवालों का जवाब है। लेकिन चले आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ ने बातचीत करते हुए जो क्लेम किया गया, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हम अगले इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये मैंने कल भी आपको बताया था, कुछ अहम लोगों से मेरी बातचीत होती है तो वो यही कह रहे हैं कि इंतखाबात की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से नए इंतखाबात आने वाले हैं। ये हुकूमत बजट के बाद नहीं चलेगी। मैक्सिमम ये हुकूमत एक बजट पेश कर सकती है और बजट पेश करना जो है एक कंपल्शन है, एक ज़रूरत है, वो तो इस हुकूमत को पेश करना पड़ेगा। लेकिन बजट पेश करने तक ये अपने भी कुछ काम निकाल देगी, वो मैं आपको बताता हूँ कौन से काम निकालेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं और साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। ऐसा लगता है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होंगे, जिसे हम दिलो जान से कबूल करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ लोग जो है वो ऐसी चीज़ें भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि फ़ौज को शिकायत है इमरान खान से कि वो एरोगेंट हैं, मगरूर हैं, खुदसर हैं और बात नहीं सुनते और हमने उनकी बड़ी मदद की है और उन्होंने रखने डाले चीज़ों के अंदर, और इस किस्म की चीज़ें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन फ़ौज की जानिब से तरदीद है और उन्होंने ऐसी कोई चीज़ जारी नहीं की, तो आर्मी चीफ की जो चीज़ फ़ौज जारी करेगी वही चीज़ सामने आएगी। लेकिन ये चीज़ें इस तरह की चल रही हैं सोशल मीडिया पे, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। एक सिनेरियो है और फौज इस वक्त ये ज़रूरी समझ रही है कि जो उनका परसेप्शन बिगाड़ने की एक कोशिश की जा रही है वो ना हो पाए, और उसके लिए ISPR भी काम कर रहा है बतौर एक महकमा। वो भी लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। आर्मी चीफ खुद भी मुतहर्रिक हैं, क्योंकि देखिए फ़ौज और अवाम के अंदर खलीज पैदा नहीं की जा सकती।
और ये नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जैसा कि आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया कि फ़ौज अपनी ताकत अवाम से लेती है और खलीज पैदा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये आर्मी चीफ ने कहा है। दूसरा, वो जो मेजर हारिस वाला मामला, उसमें गलती मेजर हारिस की भी निकली है कि इसने, हालांकि हमारा दोस्त है वो, लेकिन वो कहते हैं पहले इसने विंड स्क्रीन तोड़ी उनकी गाड़ी की, उसके बाद फिर उनका रिएक्शन था। बहरहाल ये तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, आने वाले वक्त में सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। कुछ और खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो मुझे मेरे एक दोस्त ने वीडियो भेजी लंदन से। ये पीएमएलएन के कारकुनों ने बड़ा रोला डाला हुआ था, अहमद मीर ने शोर मचाया हुआ था कि जमायमा के घर के बाहर ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने बंदे आ जाएंगे, अवाम आ जाएगी। वो मैंने 3 दफ़ा गिने, ये वीडियो के अंदर आप देख लें, ये टोटल जो है वो 23-24 बंदे हैं। तो 23 से 24 बंदे जो हैं वो एक वीडियो बनाने वाला अगर मैं डाल दूं तो 24 हो जाते हैं, उसको निकाल दूं तो 23 हो जाते हैं। तो इन बंदों ने, जम्मे गफीर ने मिलके जमायमा के घर के बाहर एहतजाज किया। यानी उसकी कॉल पीएमएलएन ने दी हुई थी, पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट कर रही थी, हजारों ट्वीट चल रहे थे, लाखों की तादाद में लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। बंदे कितने पहुंचे? 2 दर्जन नहीं पूरे हुए पीएमएलएन से वहां बरतानिया में। और नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर वाला जलसा, उसकी तरह वीडियो देखें, वो एक सड़क से जुलूस शुरू होता है। पहले तो हाइट पार्क पूरा भर गया जहां पे नवाज शरीफ साहब रहते हैं, पहले तो उन्होंने वो भर दिया, हजारों लोग वहां पहुंच गए। और फिर जो लाइन लोगों की लगी आ रही है वो लगभग 1 किलोमीटर की लाइन है जहां पे लोग चलते हुए हाइट पार्क की तरफ जा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में। यानी जितने बंदे टोटल नून लीग से इकट्ठे नहीं होते, उतने हजार बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर कॉल के निकल के नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर खड़े होकर वहां पे चोर चोर की आवाजें लगा रही है। ये है सूरत हाल जी। 2 एहतजाजों का कंपैरिजन मैंने आपके सामने रख दिया, इसकी तस्वीर भी आप देख लें। यही कंपैरिजन तो परेशान करता है और वो इलेक्शन नहीं होने देते। इसकी एक और मैं आपको मिसाल दे देता हूं, बल्कि आपको सबूत दे देता हूं, ये आपके सामने है। ये एक इलेक्शन हुआ है जी पाकिस्तान में, NA33, यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन कौमी असम्बली थे और वो तकरीबन 800-900 वोटों से जीते थे जनरल इलेक्शन में। उनका इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हो गई। इस नशिस्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, नदीम ख्याल, और उसने ये इलेक्शन लड़ा NA33 से। दूसरी जानिब सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। अच्छा, पिछले इलेक्शन में पार्टी सारियां अलग अलग इलेक्शन लड़ रही थी और पीटीआई अकेली, पीटीआई भी साथ सारी पार्टियों के बीच में लड़ रही थी, तो फतह जो थी वो फिर भी कोई 800-900 की थी। लेकिन इस मरतबा सारी पार्टियां एक तरफ थी और एक तरफ अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, और फतह जो है वो लगभग 5000 वोटों की है। 4500 वोटों से ज्यादा की फतह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समेटी है इस इलेक्शन के अंदर जो हंगू में हुआ है। लोग जानते हैं कि ये जीतेगा नदीम ख्याल, फिर ये जाएगा जाके हलफ उठाएगा और हलफ उठाने के बाद तकरीर करेगा और फिर इस्तीफा देके वापस आ जाएगा। इसका इतना ही काम है, इसने जीतना है इलेक्शन, जीतने के बाद इसने कौमी असेंबली में जाना है, कौमी असेंबली में जाकर इसने हलफ उठाना है और हलफ उठाने के बाद इसने इस्तीफा देना है और वापस आ जाना है। इसके बावजूद लोगों ने इसको वोट दिया है। अब आप अंदाजा कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन आप देखें कि लोग एक ऐसे आदमी को वोट दे रहे हैं जिसने असेंबली में रहना ही नहीं है, इस्तीफा देने के लिए वोट दे रहे हैं लोग। लोगों ने जिद बना लिया इस मामले को, फजल रहमान साहब को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, ANP को, जमात, सबको मिलकर एक दर्दनाक शिकस्त हुई है वहां पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अकेला आदमी जीता है। अब वो हलफ लेके वहां पे जाके इस्तीफा दे देगा। ये है जी इस वक्त अपोजिशन की और हुकूमत की सियासत का फ़र्क। अपोजिशन तो अब तहरीक इंसाफ है और हुकूमत जो है वो 14-15 पार्टियों की है, वो सारे मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो है इस सूरत हाल में इलेक्शन की तरफ जाना तो एक बेवकूफ़ी है, लेकिन सारे के सारे शहबाज शरीफ को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो नई वजारतें हैं उनके अंदर देखें कितनी मज़े की चीज़ें आ रही हैं। जो नई काबीना है वो कल हलफ उठाएगी, इसका इम्कान पैदा हो गया आज के दिन में, यानी अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आज के दिन में हलफ उठा सकती है, इसका इम्कान पैदा हो गया है। पहले मरहले में 10 से 12 वजीर जो हैं वो कलमदान संभाल लेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को सांस चढ़ गया है। वो कह रहे हैं यार क्या बदतमीजी है, मुझे अकेले को वजीर आज़म बनाया हुआ, सारी बेइज्जती पूरे मुल्क की मेरी हो रही है, तो किसी और को भी तो साथ लाओ, मेरा दर्द बांटे कोई आके। तो फिर अब कुछ बंदे उनको दिए गए हैं जो मामला तय पाए हैं। उसके बारे में आपको बता दूं, एक तो पीपल्स पार्टी ने कहा 4 सूबों के गवर्नर आप हमें दे दें। ऊपर से फजल रहमान साहब ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ANP को दें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और बलूचिस्तान में दें हमें गवर्नर। ये फजल रहमान साहब को भी डिमांड आ गया है और ANP का भी डिमांड आ गया है। एक MNA है ANP का,
और डिमांड कर रहे हैं गवर्नरशिप की। ऐसे रेवड़ियां बट रही हैं, वो कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ दबे अपने आनू। ये इस तरीके से इनकी रेवड़ियां बन रही हैं इक्तदार की, और ऐसे लूट मार कर रहे हैं पाकिस्तान की, बखिए उधेड़ रहे हैं कि ये मुझे दे दो, वो मुझे दे दो। लूट माल है, सेल लगी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर खारजा, हिना रब्बानी खर को वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा, पीपल्स पार्टी की शादिया मरी, या मुस्तफ़ा नवाज खोखर को वजारत इंसानी हुकूक। मुस्तफ़ा नवाज खोखर को, वो बुजुर्ग आदमी को सोने मारे उधर होटल के अंदर पकड़ के इंसानी हुकूक का वजीर बना रहे हैं। कमाल हो गया वैसे, ज़बरदस्त, शानदार। इसी तरह वो उसको भी सैफरान का वजीर बना रहे थे, उसको मोहसिन दावड़ को, कमाल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को वज़ीर तजारत, मरियम औरंगज़ेब को वजारत इत्तलाआत व नशरियात, जबकि मिफ्ता इस्माइल को मुशीर ख़जाना का ओहदा मिलने का इम्कान है। जबकि राना तनवीर जो PMLN के हैं, उनको वजारत पार्लिमानी उमूर मिल जाएगी। राना सनाउल्लाह को वजारत दाखिला का कलमदान मिल सकता है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने माफ़ी मांग ली कि जनाब मैंने इस काबीना का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि इस काबीना की बड़ी लित्तर परेड होनी है पब्लिक के अंदर, बहुत बुरी हालत होनी है इस काबीना की। लिहाजा उन्होंने कहा जी मुझे इस काबीना से आप बाहर ही रखें। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से 4 गवर्नर्स और आईनी ओहदों के साथ वफाकी काबीना में 3 अहम वजारतों का भी मुतालबा कर दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ने गवर्नर बलूचिस्तान और ANP ने मियां इफ्तिखार हुसैन के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा मांग लिया है। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दरमियान भी गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे का मुतालबा किया गया है। यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी कह रही है कि गवर्नर जनाब आप हमारा बनाएंगे बलूचिस्तान का, वहाँ पे JUIF का नहीं बनेगा। मुस्लिम लीग नून का दावा है कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वफाकी काबीना पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है और इत्तेहादी जमातों के साथ राब्तों का सिलसिला जारी रहेगा, ब्रेक थ्रू हो जाएगा। लेकिन अब फजल रहमान साहब का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो आप सुने, आपको बहुत मजा आने वाला है। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मैं ख्वाहिशमंद हूं सदर पाकिस्तान बनने का, अगर अब भी ना बना तो कब बनूंगा। यानी यही उनके दिल में चल रहा है ना कि मुझे सदर पाकिस्तान बनाया जाए, तो बनाए फजल रहमान साहब को सदर पाकिस्तान। वो तो चाहते हैं कि वो सदर पाकिस्तान बने और ये उनकी दिली ख्वाहिश है और ये पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा सदारत ना मिलने पर बतौर इत्तेहादी हमायत तो जारी रखूंगा, बड़े टूटे हुए दिल के साथ उन्होंने कहा। लेकिन साथ ही उन्होंने एक धमकी भी लगा दी। फजल रहमान साहब की धमकी बड़ी ज़बरदस्त है। उनको पता है इस वक्त सबकी छेड़ है नया इलेक्शन, सब नए इलेक्शन से भाग रहे हैं, कोई इस वक्त इलेक्शन में नहीं जाना चाहता। पीपल्स पार्टी को पता है उनकी पार्टी ना छोटी होनी है ना बड़ी होनी है, बस थोड़ी सी सीटें कम भी होगी तो सिंध में वो हुकूमत बना के बैठ जाएंगे, वो तो सेफ है। PMLN MQM सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं। फजल रहमान साहब को खुद भी पता है कि उनकी हालत क्या होने वाली है इलेक्शन में, लेकिन उन्होंने धमकी ये लगाई कि या तो मैंने सदर बनाओ या फिर इलेक्शन कराओ जल्दी। फौरी इंतखाबात का उन्होंने मुतालबा कर दिया है। तो फजल रहमान साहब के इस मुतालबे की मैं भरपूर हमायत करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान को अगर मुसीबत से निकालना है तो सबसे जो मेन काम करने वाला है वो यही है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे इंतखाबात करवा दिए जाए। एक और मुद्दा उठा दिया जी, और इसकी शुरुआत जो है वो एहसन इकबाल ने की है। एहसन इकबाल साहब अक्सर इस तरह के मामला उठा देते हैं, लेकिन जब से इनकी हुकूमत बनी है तो एक एरोगेंस आ गई है, एक गुस्सा आ गया है और उसका इजहार ये जगह जगह पे कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा, जिसके जवाब में फिर एंग्रो कंपनी ने भी बताया। उन्होंने कहा कि मुझे एंग्रो की तरफ से, जिस जहाज़ में इमरान खान साहब गए थे ना कराची जलसे के लिए, वो एंग्रो का जहाज़ था। वापसी में उसमें कोई ख़राबी भी हो गई थी, वो लेट आए वापस, लेकिन वो वापस पहुंच गए थे। तो वो जहाज़ एंग्रो का जहाज़ था, उसको किराए पे हासिल किया था इमरान खान साहब की पार्टी ने उनके जलसे के लिए। अब एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, मुझे एंग्रो की तरफ से ये इंतहाई गैर पेशा वराना लगता है कि उसका निजी जेट एक सियासी रहनुमा हुकूमत मुखालिफ रैली के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कतई नज़र इसके कि यह चार्टर्ड था या स्पॉन्सर। बराए करम एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी होने की वजह से अपनी हुदूद को जाने, इसकी ज़ाती जागीर नहीं है। ये एरोगेंस साहब देखें, गुस्सा देखें एहसन इकबाल का। अच्छा, उसके ऊपर फिर एंग्रो वालों ने जवाब भी दिया है और उन्होंने ये कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कराची में सियासी इज्तिमा के लिए निजी जेट की एंग्रो की मलकियत के बारे में मीडिया की क्यास आराइयों के हवाले से हम ये वादे करना चाहते हैं कि अगरचा ये तैयारा एंग्रो फर्टिलाइज़र की मलकियत है, लेकिन ये एक मामूल के मुताबिक प्रिंसली जेट, यानी एक प्राइवेट ऐसा तैयारा है जो एक कंपनी के थ्रू जो है वो किराए पे चलाया जा सकता है। एक कंपनी है जो एक प्राइवेट कंपनी है जो चार्टर जहाज़ किराए पर देती है और इसको चार्टर्ड किया गया था। एंग्रो ने फ़्लाइट से मुताल्लिक कोई खर्चा बर्दाश्त नहीं किया है। भाई एक जहाज़ है, हम उसको किराए पे चला रहे हैं, जो मर्ज़ी किराए पे लेके चला ले,
यानी आपको इतना गुस्सा आ गया जहाज के इस्तेमाल के ऊपर कि आप कंपनी पे ही चढ़ गए। तो ये इनका पुराना तरीका वारदात है। ये कहते हैं अमेरिका की तरह, या तो तुम हमारे दोस्त हो या तुम हमारे दुश्मन हो, तुम बीच में न्यूट्रल नहीं रह सकते। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। बहरहाल हालात ऐसे हैं, इसमें बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं। लोग कभी फौज के हवाले से कुछ कहते हैं, कभी सिविलियन सेटअप के हवाले से कुछ कहते हैं, कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से कुछ कहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को तबाह करने के लिए और उनकी पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए कुछ लोगों को टास्क दिया गया है शहबाज शरीफ की जानिब से कि हर हाल में फॉरेन फंडिंग केस के अंदर इस पार्टी को तबाह करके हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। अगर ये पार्टी बच गई और ये पार्टी रह गई तो इलेक्शन में ये हमें दर्दनाक शिकस्त देगी। अब हर हाल में वो कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाए, बल्ले का निशान ख़त्म हो जाए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह कोई और पार्टी है तो फिर मुकाबला भी हो जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसमें शायद उनको इदारे अब सपोर्ट ना दे सकें। और अगर ऐसा हुआ और इमरान खान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई तो कल इमरान खान ने एक सवाल पूछा था, सवाल मैं दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म तो मैं था, तो अमेरिकन किसको मुखातिब थे कि अगर इसको निकाल दिया तो माफ़ कर देंगे और अगर इसको रहने दिया तो फिर तुम्हें भुगतने पड़ेंगे नताइज पाकिस्तान को। अमेरिकन किससे मुखातिब थे? कल इमरान खान ने यह सवाल किया था। तो अगर उसको दीवार के साथ लगाएंगे वो इसका जवाब भी दे सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।